नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के एक प्रमुख मुद्दे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। दरअसल G20 देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। G20 देशों ने भारत द्वारा एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की योजना का भी स्वागत किया है। G20 देशों ने भारत की तरफ से रखे गए वन फ्यूचर अलायंस के प्रस्ताव को भी गंभीरता से लिया, उसका संज्ञान लिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए कई देशों ने भारत के साथ MOU भी साइन किए हैं। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया के लिए खासा महत्वपूर्ण है। G20 शिखर सम्मेलन में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, कौन से नीतिगत फैसले लिए गए, आज इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपटी इंस्टीट्यूट की सह संस्थापक और निदेशक आस्था कपूर जी जुड़ी हुई हैं। आस्था जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की सीनियर फेलो मानसी केडिया जी से। मानसी जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत मानसी जी मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि मुद्दा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है और G20 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे की खासतौर पे चर्चा हुई, कई मुद्दों पे सहमति बनी। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? कौन सा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा? डिजिटल मेरे मेरे ख्याल में डिजिटल शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूरे G20 इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में। और इसमें खासकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो चर्चा हुई, जो सहमति हुई, दैट आई थिंक वाज मोर क्रिटिकल। जब शुरुआत हुई तो सब देशों में, यह आपने सुना होगा, सब देशों को क्वेश्चन थे कि शायद यह अप्रोच खाली इंडिया का है, इंडिया कुछ बताना चाह रहा है जो दूसरे देश जिससे सहमत नहीं थे। पर जैसे समय बदलता रहा और लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स को अच्छी तरह जाना, समझा, तो यह समझ में आया कि ये एक्चुअली में एक अप्रोच है जो ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कंट्रीज जितने अच्छे नहीं होते, उनके लिए तो खासकर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है, एक नई स्ट्रैटेजी है जिससे वह डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं। पर डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इसमें कुछ फायदे देखे और जैसे चर्चा होती गई, अलग-अलग जो देश-विदेश की संस्थाएं हैं, सबने इसमें जुड़कर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, काफी सारा एविडेंस इकट्ठा किया और जो फाइनली एक डिक्लेरेशन में जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है, जी। वह एक आइडिया है, एक शुरुआत है, जो अभी शायद आगे बढ़ता चला जाएगा। इस पे लोग और चर्चा करेंगे, अलग-अलग देश अलग अप्रोच अपनाएँगे। इंडिया में भी, भारत में भी हम इसके ऊपर और काम करेंगे। हमें प अभी तो हम शुरुआत पे हैं, जब हमने आधार और यूपीआई की सक्सेस को देखा है। पर आगे चलते हुए किस तरह इनमें भी इनको भी हम बेहतर बना सकते हैं, इनको भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे गैप्स रह गए हैं और बाकी सेक्टर्स में भी या बाकी डेवलपमेंट चैलेंजेस में भी हम इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमें पता चलेगा। जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन में जो दिल्ली का डिक्लेरेशन था, उसमें भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खास तौर पे उसका उल्लेख किया गया और एक तरह से इस मुद्दे पर दुनिया के देशों में सहमति बनी। खासतौर से इस मुद्दे को लेकर सहमति बनी कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, कल्याणकारी योजनाओं में उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आस्था जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, कि डिजिटल इंडिया की तो हमने बहुत बात सुनी है, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है और किस तरह से दुनिया इसकी तरफ देख रही है? जी। तो अगर हम इसके जो 3 लफ्ज़ हैं डिजिटल, पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको अपने अलग-अलग भागों में तोड़ें, तो जैसे डिजिटल तो हम लोग जानते हैं, जिससे कि रिमोटली पेपरलेस, जैसे
मानसी ने कहा यूपीआई है, तो आप घर बैठे-बैठे किसी को पैसे दे सकते हैं, वो क्यूआर कोड साइन करके स्कैन करके आप पैसे दे सकते हैं। तो देयर इज़ एक रिमोट है, पेपरलेस है और उसमें एक आपको जगह में नहीं होना चाहिए, आप कहीं से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। तो एक ये बात है, तो इससे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर हमने देखा है कि आधार जो एक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से सरकार को लोगों तक पहुंचना काफी आसान हो गया है। चाहे जो ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर्स हैं, उस प्रकार की सुविधाएं बन सकती हैं। तो इसमें एक एफिशिएंसी आ जाती है डिजिटल की तरफ से और ऑल्सो इसको सबसे बेहतर वे से अंडरस्टैंड करना ऐसे है कि ये डिजिटल रेल रोड्स हैं। जिस तरीके से सड़कें होती हैं जिन पे कई लोग अपनी प्राइवेट पब्लिक गाड़ियां लेके जा सकते हैं, ये वैसे ही डिजिटली रेल रोड्स होती हैं। तो इस पे अलग-अलग प्रकार के आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक और जो क्वालिटी होती है ये है पब्लिक की, व्हिच इज कि ये हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के लिए बनाया जाता है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है टू ऑर्केस्ट्रेट एज वी कॉल इट। ये ऑर्केस्ट्रेटिंग फंक्शन सरकार का होता है और इसमें कई तरीके की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एम्बेडेड होती है। तो इसमें लोग पूछ सकते हैं सवाल सरकार से कि ये कैसा है और ये प्राइवेट नहीं होता। जैसे गूगल और फेसबुक जिसे हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते हैं उनको, वो प्राइवेट होते हैं, पर ये सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं जिसमें प्राइवेट इनोवेशन होती है। और फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक आई सेड रेल रोड्स की तरह होता है, ये रोड्स की तरह होता है व्हिच इज बिल्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड इसकी जस्ट टू इलैबोरेट ऑन कि इसके क्लियर व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। जी। तो एक होता है इंटरऑपरेबिलिटी व्हिच इज कि ये ओपन सोर्स होते हैं तो अलग-अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो कोड है यूपीआई का, वो आप गूगल की तरफ से भी गूगल पे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मॉड्यूलर और एक्सटेंसिबल होते हैं कि आपने आधार बनाया फिर उसके ई केवाईसी का फंक्शन भी उस पे ऐड कर सकते हैं और स्केलेबल होते हैं व्हिच इज कि ये पूरे जनसंख्या के लिए बने जाते हैं, ये छोटे किसी एक प्रकार के यूजर के लिए नहीं होते हैं। और फाइनली इसमें वो जो हमने पब्लिक का एस्पेक्ट कहा, इसमें सरकार और लोग बोथ काइंड्स ऑफ पब्लिक व्हिच इज गवर्नमेंट एंड पीपल, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी। बिल्कुल मानसी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भारत की भूमिका है, उसे दुनिया खासी महत्वपूर्ण मान रही है। खास तौर पे उसमें रुचि दिखा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी तमाम देशों ने भारत का जो डिजिटल कार्यक्रम है, उसमें खासी रुचि दिखाई। आप भारत की भूमिका को कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल में भारत एक लीडर की तरह उभर कर आया है इस पूरे जर्नी से और शायद एक मार्गदर्शक की तरह स्पेशली फॉर अफ्रीकन एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो इस तरह की डिजिटल स्ट्रैटेजीज के तरफ जिनका झुकाव हो सकता है, जिनको इससे बेनिफिट्स हो सकती हैं। जैसे अभी आस्था ने बताया, अलग-अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो आइडेंटिटी या पेमेंट्स के लिए होते हैं और ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर में लोन्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओपन बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं कुछ देशों में। तो यह डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इंडिया ने सेट किया है और शायद आगे चलते हुए भी ये बना रहेगा। पर इसमें मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये इंडिया के लिए एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, क्योंकि अब तो हमने पूरे विश्व में हम अपनी सारी कामयाबियों को और सक्सेस को रिफ्लेक्ट कर दिया है, बताया है, पर हमें अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम इससे बेहतर करने के लिए जो इसमें हम और आप देखेंगे कि आप सुनेंगे भी कि रोज नई-नई इनोवेशन हो रही हैं। यूपीआई में कैसे ये स्मार्टफ़ोन से अब फीचर फ़ोन्स के लिए आ रहे हैं, लो कॉस्ट पेमेंट्स के लिए आ रहे हैं, जहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी अच्छी तरह से नहीं पाई जाती है, तो ऑफलाइन ट्रांज़ैक्शन भी आप कैसे कर सकते हैं। जो डेटा लीकेजेस वगैरह हो रही हैं, उसके लिए सरकार बार-बार चेतावनी दे रही है। तो ये सारी सिस्टम्स जो भी लीकेजेस हैं, उसके आस-पास आपको गवर्नेंस के लिए या उनके रेगुलेशन के लिए आपको जो सिस्टम्स बनानी है, ये इंडिया के लिए यह भी मौका है, आप इसको किस तरह और मजबूत बनाएँ, इसको क्योंकि ये जो यूपीआई और आधार है, इसके बेसिस पे हम
और भी अलग डीपीआई बनाएंगे अपने देश में भी और शायद अलग देश में भी। सो while we are also setting an example for other countries, I think ये और भी अच्छा होगा अगर इंडिया इसे एक अपॉर्चुनिटी के तरह देखे, जब वो अपने इंटरनली भी हम इस पे और काम करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। जी। आस्था जी, G20 देशों ने भारत द्वारा एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR जिसे कहते हैं स्थापित करने की योजना का स्वागत किया है। जो GDPIR है उसको आप कैसे देखती हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है? जी तो ये जो GDPIR है इसके लिए हम लोग ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है जिसमें अलग-अलग प्रकार के, बिकॉज़ जैसे मानसी ने कहा कि इंडिया एक इसमें लीडर है और पर और भी देश हैं जो अलग-अलग प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक ये मोमेंट है जिसमें चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो व्हिच इज़ द जो अगला G20 का प्रेज़िडेंट है और सिंगापुर है और कई अलग-अलग प्रकार के देश हैं, उसमें भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इसीलिए ये एक रिपॉजिटरी जिसमें कि अलग-अलग प्रकार के सॉल्यूशंस जहाँ पे अप्लाई कर सकें, जहाँ पे जो छोटे मुल्क हैं उनको मदद दी जाए, और आपने वन फ्यूचर अलायंस की भी बात की व्हिच जी। इज आल्सो लुकिंग टू बी बिल्ट इन द सेम वे कि अलग-अलग प्रकार के लोगों को इंश्योर किया जाए कि कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि ये जो आजकल का जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उसमें ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो छोटे मुल्कों में जाके वहाँ का सारा डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लिए बना रहे हैं, and there is an opportunity that India is presenting which is the alternative, and therefore it is for us to now push कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है ये छोटे देशों में भी अवेलेबल हो और इससे बाकी लोगों का भी फायदा हो। जिस तरीके से इंडिया ने चाहे कि वो कोविड के पेमेंट्स हो, और मैंने पहले डीबीटी की भी बात की थी, एकदम लास्ट माइल तक लोगों को पहुंचा गया है। तो दिस रिपोजिटरी एंड द एबिलिटी की जो इंडिया के लेसन्स हैं, जो इंडिया के और इंडिया के पार्टनर्स के लेसन्स हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाएं, एंड उसकी वजह से जो डीपीआई का वैल्यू इंडिया ने अभी तक लाभ उठाया है वो दूसरे देशों को भी मिले। एंड वन फ्यूचर अलायंस इज एक इंस्ट्रूमेंट है जो G20 प्रेसिडेंसी ने उसको एक नोट दिया है टू एक्सप्लोर कि वो कैसे इस्तेमाल किया जा सके टू द सेम एंड। ये आस्था जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर भारत ने जितने भी प्रस्ताव रखे या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी विचार रखे, दुनिया के लगभग जो सभी देशों ने उसका एक प्रकार से समर्थन किया और यह माना कि मानव केंद्रित विकास टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे हो, इसका उपयोग करना चाहिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? इसमें ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डिजिटल है वो नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट डेवलपमेंट के टूल के हिसाब से देखा जा रहा है। और इसलिए अगर आप दिल्ली डिक्लेरेशन की अलग-अलग पैराग्राफ देखेंगे, जो जैसे आपके डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में फोकस था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फोकस था साइबर सिक्योरिटी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे देश ज्यादा डिजिटाइज हो रहे हैं, उनकी जो हार्म्स हैं उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, तो उस पे G20 देशों ने बहुत चर्चा और काम किया। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिजिटल लिटरेसी, जैसे कि कोई पीछे ना रह जाए। आस्था ने जैसा अभी कहा, वो स्किलिंग द्वारा, एक स्किलिंग इज वन टूल जिससे कि हम ये इसे इंक्लूसिव बना सकते हैं। और दिल्ली डिक्लेरेशन में एक और स्पेशल पैराग्राफ ऐड किया गया डिजिटल में, जिसमें महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया था कि किस तरह हम ये जो जेंडर डिवाइड जिसे कहते हैं, जो डिजिटल में अभी है, चाहे वो इकोनॉमिक कारण से हो, चाहे वो सोशल रीजंस के कारण हो, चाहे वो लिटरेसी के कारण हो, किस तरह विमेन इसे और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाएं और उनसे कैसे उनकी सफलता की ओर वह जा सकते हैं। सो डेफिनेटली ये एक खाली ग्रोथ टूल नहीं है, बट ये एक डेवलपमेंट टूल है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट टूल के तरह
इंडिया ने और प्राइम मिनिस्टर ने और पूरी जो इंडिया की G20 टीम है उन्होंने इसे एक डेवलपमेंट टूल के तरह प्रस्तुत किया। आस्था जी, आपसे मैं एक मुद्दा और जानना चाहता हूं, क्योंकि हम बात वैश्विक मंच की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया के सामने तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं। कोरोना संक्रमण के रूप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम का सामना भी दुनिया ने किया। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को कि वैश्विक संकटों से उभरने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या टेक्नोलॉजी का जो स्वरूप है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है? जी, एंड हम लोग जैसे मानसी ने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंक्लूसिव और डेवलपमेंट के लिए अब नेसेसरी समझा जा रहा है। और जैसे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने बनाए हैं, उसके लिए भी हमारा 2030 का जो जी। गोल है, जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, ये डीपीआई उसके लिए बहुत जरूरी होते जाते हैं। जैसे कि कोविड में आपने कहा, हमने देखा है कि ऑब्वियसली इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है बाय सेंडिंग, जो मैंने पहले भी बात की, डीबीटी टू पीपल हु नीडेड, चाहे वो लास्ट माइल में राशन की दुकान है या फिर कैश ट्रांसफर सगे करने हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि जो केवाईसी आधार की तरफ से फैसिलिटेट हुआ है, उसका भी बहुत यूज है। हमने और जगहों में भी, चाहे वो श्रीलंका जैसे एक जगह या फिर टोगो में, अलग-अलग जगह अलग-अलग प्रकार के डीपीआई व्हिच इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डीपीजी व्हिच आर डिजिटल पब्लिक गुड्स, उसका उपयोग करके सरकार ने लास्ट माइल में लोगों को एक्सेस देना टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स काफी एफिशिएंट तरीके से किया है। एंड हम लोग एज वी थिंक अबाउट इट इन पोस्ट पैंडेमिक के तौर पे, तो हमें ये सीखने को मिला है कि डीपीआई के थ्रू ये करना कि किसको जरूरत है और उसको कैसे पहुंचा जाए, ये दोनों बातों में डीपीआई हमारी मदद करता है। और हम लोग को एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीपीआई व्हिच इज रेजिलियंस, हम लोग को मजबूत करता है, जिससे कि सरकार और देश के लोगों का जो रिलेशनशिप है वो डिजिटली बहुत मजबूत हो जाता है बिकॉज ऑफ डीपीआई। एंड अब आगे जाके जो भी परेशानियां हो, कोविड ने हमें ये दिखाया है कि डीपीआई कैन हेल्प स्ट्रेंथन, बट ये हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज, जी। लोगों के पास के डिजिटल एक्सेस नहीं होता है। तो ये भी सोचना, जैसे मानसी ने कहा कि ये इंक्लूजन, औरतों का इंक्लूजन, जिन लोगों के पास फोन नहीं है उनका इंक्लूजन, जिन लोग के पास सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है उनका इंक्लूजन, ये करना कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से हार्म्स होते हैं कि आपके पैसे ना जाएं, आपका डेटा ना ब्रीच हो, उस प्रकार के जो गवर्नेंस है उसको भी मजबूत करना जरूरी है। तो एक तरफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और दूसरी तरफ उसको मजबूत करना, और ये जरूरी करना कि सबको एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिले। दोनों हाथ में हाथ लेके इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह हम लोग फिर इस फील्ड में एक जो लीडरशिप पोजीशन हम लोग ने बनाई है उसको और मजबूत कर सकेंगे। जी। मानसी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, और सवाल ये है कि जितने भी देश थे जो G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर तो एक मत थे, लेकिन साथ ही एक बात और थी कि अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो वो सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो, जवाबदेह हो और समावेशी हो। इससे क्या तात्पर्य है? ये जैसे अभी आस्था कह रही थी, ये एकदम एग्जैक्टली उसी बात पे लोग जो सारे देश थे, एक कंसर्न था कि जब भी कोई पॉपुलेशन स्केल टेक्नोलॉजी होती है जिससे सब लोग, सारे देश के लोगों को पर इम्पैक्ट होता है, तो उस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखना, जिससे कि किसी किसी भी एक इंडिविजुअल को परेशानी ना हो, उनका डेटा ब्रीच ना हो, पैसे ना खोए, जैसे आस्था ने कहा, उसके लिए एक गवर्नेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और जब यह सब डिस्कशन हो रही थी, जब चालू हुई थी, तब इंडिया के पास हमारा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। तो एक वो कंसर्न था कि आप इसमें अपने डेटा को कैसे सिक्योर करेंगे, किस तरह से प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे, आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस हो। सो ये सारे क्वेश्चंस रेज़ हुए थे, क्योंकि
कोई भी सिस्टम जो इतना बड़ा बनाया जाएगा, जो इतना फैला हुआ है, जहाँ गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, सिटीजन्स भी हैं, तो इस पूरे सिस्टम को आपको सुरक्षित रखने के लिए, चाहे नॉट जस्ट फ्रॉम फिजिकल अटैक्स, हार्डवेयर अटैक पे नहीं, बट इवन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज, जिससे कि किसी किसी को भी हानि पहुंचे, वो आप कैसे करेंगे। और इस बात पर शायद देशों को संदेह था, और इस पे ये भी था कि अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर पे खोल देंगे तो क्या वो मिसयूज ना हो जाए। तो अलग अलग तरह के इस तरह के कंसर्न थे, जिसके कारण यह डिस्कशंस चलते रहे, पर आखिर में एक आपका एक हमारी सहमति बनी, जिस पर सबने इस गवर्नेंस एस्पेक्ट पे बहुत एम्फसाइज किया दैट बिना गवर्नेंस के हम ये चाहे कितनी भी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बना लें, उसे हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं रहेगा। अगर इसे सस्टेनेबल हमें बनाना है तो हमें इसकी गवर्नेंस को बहुत सॉलिड करना। जी बिल्कुल। आस्था जी, अगर बात G20 शिखर सम्मेलन की मैं करूं तो उसमें न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में जो बात कही गई है उसके मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी हर देश के लिए बेहद अहम हो गई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को लेकर लगातार चर्चाएं दुनिया भर के अलग अलग देशों के बीच हो रही हैं, G20 शिखर सम्मेलन में भी हुई। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? नहीं, डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है देशों के बीच में, और हमने देखा है कि जो एक अलग-अलग जगह, जैसे आपने कोविड की बात की, तो उसमें एक डिजिटल का बहुत बड़ा पार्ट था। अगर हम रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी एक डिजिटल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, चाहे ये मेक श्योर करना कि जो यूक्रेनियंस बॉर्डर पे हैं उनके पास आईडी है, या फिर जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो सुरक्षित हैं। आपने भरोसेमंद की भी बात की, तो डिजिटल इकोनॉमी में भरोसा कैसे भरा जाए उसमें भी बात है। ये भी बात है, जो हम लोग डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कि जो हम लोग का डेटा है वो हमारे पास रहे, उसका यूज बाकी लोग कैसे करें। ऑल्सो ये रिलेशनशिप ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कंट्रीज हैं उनके बीच का जो तालमेल है, तो ये सब है जो डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। एंड अब डिजिटल इकोनॉमी हमारे हर जिंदगी के हर भाग में है, चाहे हम स्कूलिंग की बात करें, और कोविड में हम देखा है कि डिजिटल स्कूल्स कितना बढ़ गए हैं, डिजिटल पेमेंट्स जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, जो स्टेट और लोगों के बीच में रिश्ता है, जो सरकार और लोगों के बीच में रिश्ता है, वो भी डिजिटाइज होता जा रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी एंड मानसी ने ये कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसका जो एक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप था, उसके 3-4 जो पिलर्स थे, वो एक था डीपीआई, एक था डिजिटल स्किल्स व्हिच हैव बिकम इम्पोर्टेंट ऑल्सो। इतना अब एआई की बात हो रही है तो उसमें इतना सारा डेटा चाहिए होता है, वो काफी जो डेटा लेबलिंग है वो जी इंडिया में हो रही है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह। तो जैसे डिजिटल स्किल्स हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि एआई की वजह से नौकरियां चली जाएंगी और ये सब होगा, तो इस सब के बारे में हम लोग को सोचने की जरूरत है। और फिर एक साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट भी है, जिसमें कि ये जो सब हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी पूरी डिजिटल लाइव्स हैं, इनको सुरक्षित कैसा रखा जाए। एंड नॉट जस्ट कि इंडिया में सुरक्षित कैसा रखा जाए, बट कोई अगर बाहर से इंडिया को परेशान करता है तो उसके लिए भी क्या डील किया जाए। तो ये डिजिटल इकोनॉमी इन द सेम वे जो हम लोग एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते थे, अब एक डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें डेटा एंड उसके जो सारे इश्यूज हैं जी वो अब एक उनका जी बिल्कुल। उनका आयात निर्यात होता है। जी, बिल्कुल। अब मानसी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा मैं आपका, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग-अलग मंचों से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के ज़रिए जिस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने गरीब के लिए, किसान के लिए, गाँव के लिए और विकास उन्मुखी योजनाओं के लिए किया है, उसे दुनिया ने स्वीकार किया है। आप कैसे देख रही हैं भविष्य की भारत की यात्रा को, खासतौर से डिजिटल के क्षेत्र में? मैंने ये शुरू में भी कहा था कि हमने जो सक्सेस अभी तक हमें जो मिली है, दैट इज डेफिनेटली अपलॉज वर्दी। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि दिस इज अ मूवमेंट ऑल्सो फॉर रिफ्लेक्शन, कि हमने जो सब कर लिया है, रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, स्टॉक टेकिंग भी कह सकते हैं, कि हमें
जो अभी तक हमने सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे डीबीटी में काफ़ी हमने चर्चा की, डीबीटी में बहुत सारी सेविंग्स हो रही हैं, डीबीटी से सिस्टम्स में एफिशिएंसी आई है, बेटर टारगेटिंग हो रही है, लीकेजेस नहीं हो रहे। चाहे वो किसानों के पास पैसे जा रहे हों या फिर पेंशन फंड्स जा रहे हों या रिलीफ फंड्स जा रहे हों या फिर ऑल्सो यूपीआई के थ्रू जैसे डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू कैसे कॉमर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है या आपके एमएसएमईज कैसे ई कॉमर्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के। पर अब जब हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें साइमल्टेनियसली इसमें एक असेसमेंट प्रोसेस लाना चाहिए, जिससे कि हम आगे का जो सफर है वो हम सावधानी से रखें। एक क्या ये जो हमारी सफलता है, इस पे हम आगे बढ़ने के लिए हमें एक असेसमेंट करें कि क्या ये सिस्टम सही है। हमने जो जो आस्था ने रेल रोड्स की बात की, अब हमें एक गार्ड रेल्स भी बनाने हैं, इसके लिए कि हमारी जो डिजिटल की रेलगाड़ी है वो पटरी पर चलती रहे, वो इधर-उधर ना जाए। इसलिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए तो शायद हमें गवर्नमेंट को दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत जी, बहुत लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू गेट अस हियर। जी, बट बिल्कुल। आगे की जर्नी के लिए एक ही मैं कहती हूँ कि जो एक तो ग्लोबली आई थिंक हमें ये इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। हमने एक मोमेंटम बनाया है जी20 के थ्रू, तो एक वो जी, बिल्कुल मोमेंटम मानसी उससे जी। बनाए रखना चाहिए और दूसरा इंटरनली हमें एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस या असेसमेंट प्रोसेस रखना जी, चाहिए कि हमारे गार्ड रेल्स बड़े जी, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। रहें और बिल्कुल, हमारी ज़ाहिर सी जा डिजिटल जा रेलगाड़ी बिल्कुल पटरी पर चलती जी, रहे। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, जी20 शिखर सम्मेलन के ज़रिए भारत ने दुनिया को अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी की भलाई के लिए किया है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।